ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेंज नियम के अनुप्रयोग। यहाँ पे हमने टोटल ये 4 कॉइल्स ले रखी हैं और इनके पास में एक एक मैग्नेट है। ये पहले वाले दोनों केसेस में मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो कॉइल के पास में है, और बाद वाले दोनों केसेस में जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो इस कॉइल के पास है। लेफ्ट वाले जो दोनों केस हैं इनमें मैग्नेट कॉइल की तरफ को मूव कर रही है और यहाँ पे कॉइल से दूर की तरफ को जा रही है। तो इन चारों कॉइल्स में कौन सी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा और कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, ये अपन फाइंड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वाले केस में जो हमने यहाँ पे ये मैग्नेट ली है, इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, उसकी जो दिशा होगी वो लेफ्टवर्ड आएगी। अब क्योंकि ये मैग्नेट पास आ रही है, तो मैग्नेट अगर पास आएगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा ये बढ़ेगा। और लेंज का नियम कहता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तो ईएमएफ कुछ ऐसी दिशा में, ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो उस बढ़ने वाले चुंबकीय क्षेत्र को कम कर सके। और अगर कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र कम होता है तो ईएमएफ कुछ ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो उसे बढ़ा सके। तो यहाँ पे क्योंकि मैग्नेट इसके पास आ रही है, मींस इस बी का जो परिमाण है वो बढ़ेगा, तो इसे कम करने के लिए जो इंड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो राइटवर्ड होनी चाहिए, दाईं तरफ को होनी चाहिए। अब अगर हम बी की तरफ जो भी इंड्यूस की डायरेक्शन में, इसको बी आई से डिनोट कर रहा हूं, तो बी आई की डायरेक्शन में अगर हम दाएं हाथ का अंगूठा लेते हैं और फिंगर्स को रोटेट कराते हैं तो हम ये पाएंगे कि मैग्नेट की साइड से देखने पे, मीन्स अगर हम इधर से ये मैग्नेट वाली साइड से इसको देखते हैं, देन हमें जो करंट की डायरेक्शन मिलेगी वो करंट की डायरेक्शन मैग्नेट की तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। मतलब हमें इसमें करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ यूं मिलेगी। अब अगर अपन सेकंड वाले केस में आते हैं तो सेकंड वाले केस में मैग्नेट दूर जा रही है। अब इसके केंद्र पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो तो लेफ्टवर्ड ही होगी, बी। क्योंकि मैग्नेट दूर जा रही है तो सीधी सी बात है कि बी का जो परिमाण है वो कम होगा, और अगर बी का परिमाण कम हो रहा है तो जो इंड्यूस होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, तो बी आई की कुछ यूं डायरेक्शन होगी। अब जो भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर हम दाएं हाथ का अंगूठा लेते हैं और फिंगर्स को रोटेट कराएं तो मैग्नेट की साइड से देखने पे हमें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। मींस जो इंड्यूस होगी करंट या ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन मैग्नेट की साइड से देखने पे क्लॉकवाइज होगी। अब तीसरे वाले केस में आते हैं। तीसरे वाले केस में कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो राइटवर्ड आ जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पे, अक्षीय स्थिति में हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की ही तरफ होती है, मींस एस पोल से एन पोल की तरफ को होती है मैग्नेट के लिए अक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पे बी की डायरेक्शन राइटवर्ड है और ये मैग्नेट पास आ रही है। तो अगर ये मैग्नेट पास आती है तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका परिमाण बढ़ेगा। तो परिमाण बढ़ने की वजह से लेंज लॉ क्या बोलता है कि उसे कम करने की कोशिश करेगा। मींस जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उससे विपरीत दिशा में इंड्यूस होगा। तो ये बी आई की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब अगर हम इस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब लेते हैं और फिंगर्स को रोटेट कराने पे हम देखेंगे कि मैग्नेट की साइड से देखने पे ये क्लॉकवाइज आता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस जो होगा या करंट की डायरेक्शन आएगी। फिर लास्ट वाले केस में चलते हैं। इसमें फिर से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो होगी राइटवर्ड। अब मैग्नेट इससे दूर जा रही है तो सीधी सी बात है कि परिमाण कम होगा। परिमाण अगर कम हो रहा है तो लेंज का नियम बोलता है कि इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ाने के लिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब जो भी इंड्यूस डायरेक्शन आ रही है, अगर हम उधर को राइट हैंड का थंब ले लें तो फिंगर्स को रोटेट कराने पे हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेट की साइड से देखने पे ये हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगी। तो ये चारों में अपन ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा निकाल ली है। अब इसके अलावा जो केसेस हैं इसके लिए, उसमें मैं एक यहाँ पे
वायर ले रहा हूं, एक ये तार है, इसमें धारा की दिशा जो है वो अपवर्ड है, यहां पे ऊपर की तरफ को प्रवाहित हो रही है। इसके पास में मैं यहां पे दो कॉइल्स ले रहा हूं, ये दो कॉइल्स हैं, एक दाईं साइड में है और एक उसके बाईं साइड में है। अब जो भी इस तार में करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, पहले अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी और इधर वाली साइड में, लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड आएगी। इससे आप राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हो, जो आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो इस वायर की वजह से राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब अगर इस करंट का परिमाण बढ़ाया जाए तो करंट का परिमाण बढ़ेगा। बी का जो फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई आर होता है, अगर धारावाही तार की लंबाई अनंत है तो। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर हम I का परिमाण बढ़ाते हैं तो B का परिमाण भी बढ़ेगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तो लेंज का नियम बोलता है कि ये ऐसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो इस चुंबकीय बढ़ते हुए चुंबकीय क्षेत्र को कम करने की कोशिश करेगा। तो पहले वाले राइट वाला केस में को ले रहा हूं, तो राइट वाले केस में यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है और वो बढ़ रही है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली इसको कम करने की कोशिश करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में पहले से चुंबकीय क्षेत्र है उससे विपरीत डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। अब अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में दाएं हाथ के अंगूठे को लेते हैं और फिंगर को रोटेट कराते हैं तो हमें कुछ ऐसी डायरेक्शन में ये यहां पे करंट मिलेगी जो ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अब अपन सेकंड वाले केस में आते हैं। इस पे इसके केंद्र पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और क्योंकि धारा का परिमाण बढ़ रहा है तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ेगा। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ता है तो उसे कम कराने के लिए जिस डायरेक्शन में है चुंबकीय क्षेत्र उससे विपरीत दिशा में इंड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो विपरीत दिशा डाउनवर्ड हो जाएगी। अब अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दाएं हाथ का अंगूठा ले लें तो फिंगर्स को रोटेट कराने पे हमें जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्लॉकवाइज आएगी। मींस दोनों ही कॉइल्स में हमने डायरेक्शन फाइंड कर ली। राइट साइड में जो कॉइल है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट या ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है और जो लेफ्ट साइड में कॉइल है इसमें ईएमएफ इंड्यूस या फिर करंट की जो डायरेक्शन आ रही है वो क्लॉकवाइज आ रही है। तो ये तो तब है जब इसमें धारा का परिमाण बढ़ता है। अगर यही हम इसमें करंट कम करा दें, करंट जो है यहाँ पे विद्युत धारा इसका अगर परिमाण कम होता है तो एग्जैक्टली इससे अपोजिट हो जाएंगे ये दोनों, डायरेक्टली हम समझ सकते हैं। फिर से अगर यहाँ पे हम इसके पास में दो कॉइल्स और रख रहे हैं, कुछ यूं, कुछ इस टाइप से हमने ये दो कॉइल्स रखी हैं, बस पहली वाली दोनों कॉइल से ये जो दोनों कॉइल रखी गई इनसे इसमें फर्क केवल इतना सा है कि इस कॉइल की तुलना में ये इसका जो प्लेन है, तल है, वो लंबवत है। ये दोनों तल आपस में लंबवत हैं। आप यूं भी कह सकते हो अगर केंद्र से हम इसके केंद्र से इस तार को मिलाते हैं तो जो भी ये दूरी आएगी, जो विस्थापन ये आएगा, लाइन आएगी, इससे इसके समांतर है यहाँ पे तल। और इस सेकंड वाले केस में जो भी कॉइल के सेंटर से इस तार को लंबा मिलाने वाली जो रेखा होगी उससे लंबवत आता है तल। तो अब सेकंड वाले केस में इन दोनों कॉइल्स के लिए आप यूं कह सकते हो कि फ्लक्स जो लिंक होगा वो जीरो हो जाएगा। यहां पे इसके लिए भी फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो था, इसके लिए भी जो चुंबकीय फ्लक्स था वो नॉट इक्वल टू जीरो था, लेकिन इन दोनों ही केसेस के लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। किसी भी स्थिति में फ्लक्स जीरो है। आप धारा का परिमाण बढ़ाते जा रहे हो लेकिन क्योंकि हमेशा ही इन दोनों कॉइल से संबंधित जो फ्लक्स है वो जीरो ही बना हुआ है, मतलब फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अगर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी है। अगर फ्लक्स में यहां पे कोई चेंज इसमें नहीं होता है तो डी फाई बी का मान जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पे ईएमएफ भी जीरो आएगा। तो जो ऊपर हमने दो कॉइल्स बना रखी हैं इन दोनों में
ईएमएफ इंड्यूस होगा जब हम इस तार में धारा का परिमाण बढ़ाते हैं। लेकिन इधर ये जो दोनों कॉइल्स हमने बना रखी हैं, इन दोनों कॉइल्स में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि धारा का परिमाण बढ़ाने के साथ इन दोनों कॉइल्स में चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब फिर से अगले केस पे आते हैं। अगर एक फिर से ये तार है हमारे पास, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में ही फिर से करंट फ्लो हो रही है। इसके पास फिर से हम दो कॉइल्स ले रहे हैं, एक फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो कॉइल्स हैं। अब इसमें हम जो करंट है इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, धारा का परिमाण नियत है, लेकिन जो ये दोनों कॉइल्स हैं इनको हम मूव करा दे रहे हैं। किसी भी एक वेलोसिटी v से दोनों राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब आप यूं कह सकते हो कि फर्स्ट मैं राइट साइड वाली को ले रहा हूं, तो फर्स्ट वाली जो कॉइल है, ये कॉइल इस वायर से दूर जा रही है, और जो सेकंड वाली ये कॉइल है, ये इस वायर के पास आ रही है। एक दूर जा रही है और एक पास आ रही है। फिर से जैसा अभी पिछले वाले केस में अपन ने पढ़ा था, इसके केंद्र पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड होगी, और इसके केंद्र पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड होगी। अब क्योंकि सेकंड वाली जो ये कॉइल है ये दूर जा रही है यहां पे, तो दूर जाने की वजह से इसके केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण लगातार घटेगा। लेंज का नियम बोलता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण घट रहा है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बढ़ाने के लिए जिस डायरेक्शन में पहले से चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र इंड्यूस होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले से चुंबकीय क्षेत्र था, उसी डायरेक्शन में हम थंब ले लें तो फिंगर्स को रोटेट कराने पे हम देख पाएंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस है करंट की डायरेक्शन आएगी वो क्लॉकवाइज है। दूसरा वाला जो केस है उसमें क्योंकि कॉइल वायर के पास आ रही है, तो आप कह सकते हो कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लगातार बढ़ेगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ता है तो लेंज का नियम बोलता है कि उसे कम कराने की कोशिश करेगा, और कम कराने के लिए जिस डायरेक्शन में पहले से चुंबकीय क्षेत्र है उससे विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र इंड्यूस होगा। अब पहले से ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, तो इसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। अब अगर हम इनवर्ड डायरेक्शन में थंब लेकर के और उसको हम फिंगर्स को रोटेट कराते हैं तो हमें ये मिलेगा कि इसमें भी जो करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में जो करंट इंड्यूस हो रही है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है। बस डिफरेंस दोनों में ये है कि एक कॉइल यहां पे पास आ रही है इस वायर के, और ये वाली कॉइल इससे दूर जा रही है। अब फिर से यहां पे हम दो कॉइल्स ले रहे हैं, एक ये कॉइल है यहां पे, सेकंड ये कॉइल है। इन दोनों ही कॉइल्स के लिए फिर से जैसा कि मैंने पिछले वाले केस में भी बोला, जो यहां पे ये केस था वही सेम यहां पे भी है कि कॉइल के सेंटर से इस तार को जो मिलाने वाली रेखा होगी ये इसके तल से कॉइल के तल से लंबवत है। तो इस स्थिति में फिर से इन दोनों कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, और समय के साथ ये जीरो ही बना रहेगा। तो इन दोनों के लिए आप कह सकते हो यहाँ पे जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट हो गया, और अगर ये फाई का मान कांस्टेंट होगा तो इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इन दोनों में ही ई जीरो आएगा, जबकि इसमें भी पहले वाले केस में दोनों में ही दोनों कॉइल्स में ई नॉट इक्वल टू जीरो था। अब एक अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट वाले केस में यहां पे एक कॉइल ले रहे हैं, यहां पे एक कॉइल है ये, और इसके पास एक दूसरी कॉइल ले रहे हैं। इन दोनों कॉइल्स के लिए मैं एक को डॉटेड कर दे रहा हूं जिससे कि हम समझ पाए कि कौन सा इनर और कौन सी आउटर साइड है। तो एक पार्ट मैंने यहां पे डॉटेड कर दिया है। अब जो डॉटेड पार्ट है वो अंदर की तरफ है और जो कंप्लीट पार्ट है वो बाहर की तरफ होगा। इसमें दोनों में
करंट फ्लो कर रही है और दोनों में अपन सेम डायरेक्शन में करंट ले रहे हैं, कुछ यूं, दोनों में एक ही डायरेक्शन में। अगर हम राइट साइड से देखते हैं देन इन दोनों में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। मींस अगर हम आई की पोजीशन कुछ यूं ले लें दोनों से राइट साइड में, तो इधर इस आंख से देखने पे इन दोनों ही कॉइल्स में करंट की डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगी। अब इनमें से किसी एक कॉइल को हम स्टेशनरी मान करके चल रहे हैं और दूसरी को उसके पास लाने की कोशिश करते हैं, कुछ यूं। तो अब इन दोनों कॉइल्स की वजह से जो मैग्नेट जनरेट हो रही होगी उसकी मैं सबसे पहले डायरेक्शन बनाता हूं, तो वो मैग्नेट कुछ यूं आएगी। अब दोनों में ही अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उधर को हम राइट हैंड के फिंगर्स रोटेट कराते हैं, तो हमें मिलेगा कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ पोल और राइटवर्ड डायरेक्शन में साउथ पोल होगा। कुछ ऐसे ही यहां पे भी ये N और ये S आ जाएगा। अब किसी भी एक कॉइल की वजह से दूसरे के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहां पे, अब मैं सेकंड वाली कॉइल की वजह से फर्स्ट के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो उसकी डायरेक्शन कुछ यूं आएगी लेफ्टवर्ड। ऐसे ही फर्स्ट कॉइल की वजह से सेकंड के सेंटर पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो दोनों के केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो लेफ्टवर्ड आएगी, जो एक दूसरे की वजह से बन रही है। अब सेकंड वाली कॉइल को हम फर्स्ट वाली के पास ला रहे हैं, मतलब इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसका परिमाण बढ़ेगा, और अगर इसका परिमाण लगातार बढ़ता है तो लेंज का नियम बोलता है कि इसे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि इसे कम कराने की कोशिश करेगा। तो कम कराने के लिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उससे विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंड्यूस होगी। तो बी इंड्यूस की डायरेक्शन कुछ यूं आ जाएगी। अब बी इंड्यूस की डायरेक्शन में अगर हम थंब लेकर के फिंगर्स को रोटेट कराते हैं राइट हैंड के, तो हम पाएंगे कि जिस डायरेक्शन में पहले से करंट है, तो पहले से करंट की डायरेक्शन कुछ यूं थी, ये पहले से करंट की डायरेक्शन थी, इससे अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट आ रही है। तो सीधी सी बात है जो भी इसमें करंट का मैग्नीट्यूड था वो कम होगा। मींस ओवरऑल जो हमें यहां से समझ में आया, अगर दो कॉइल्स हैं हमारे पास, उन दोनों कॉइल्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो दोनों में क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, मींस किसी एक साइड से देखने पे दोनों सिमिलर होनी चाहिए, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब उन दोनों कॉइल्स के बीच की स्पेस को अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे, मतलब एक कॉइल को दूसरे के पास अगर लेकर के आते हैं, तब उन दोनों में ही जो करंट थी, जो वैद्युत धारा थी, उसका परिमाण कम होगा, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन जो पहले से करंट उसमें फ्लो कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है। हाँ, इन दोनों केसेस में जो डिफरेंस है जो अपन ने पहले पढ़े और जो मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, पहले ये वाला मैं केस देखता हूँ, इससे ऊपर जो बना रखा है ये, इसमें पहले से कोई करंट नहीं थी, एक कॉइल थी, उस कॉइल के पास में हमने एक मैग्नेट रखी थी और उस मैग्नेट को हम वहां पे मूव करा रहे थे। तो इस मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से इस कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स था वो चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से करंट आ रही थी, करंट इंड्यूस हो रही थी। पहले से इसमें कोई करंट नहीं थी। सेकंड वाले केस में यहाँ पे मैग्नेट की जगह हमने एक कॉइल कर दी है, मैग्नेट हटा दी है, एक कॉइल ले आए हैं। अब सीधी सी बात है, अगर कॉइल में कोई भी करंट नहीं होगी, पहले से कोई करंट नहीं होगी, तो फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा और तब इसमें दूसरी वाली कॉइल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा इसके मूवमेंट से। तो सेकेंडरी जो सेकंड वाली कॉइल है इसमें करंट होनी ही चाहिए, ये करंट कैरिंग कॉइल या फिर धारावाही कुंडली ही होनी चाहिए, तभी ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगी और तभी इसकी वजह से फर्स्ट वाले में करंट इंड्यूस होगी। अब मैं एक केस और इसी के साथ साथ यहां बना रहा हूं सिमिलर वे में लेते हुए। फिर से एक ये कॉइल है, यहां पे ये दूसरी कॉइल है, इसमें से कौन सा इनवर्ड और कौन सा आउटवर्ड है उसके लिए मैं यहां पे एक को फिर से डॉटेड बना दे रहा हूं। अब इसमें केवल सेकंड वाली कॉइल में ही करंट फ्लो हो रही है। फिर से हम राइट साइड से देख रहे हैं,
आग की जो पोजीशन है वो फिर से दाईं तरफ ले रहे हैं, तो सेकंड वाली जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहली वाली में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब अगर इस कॉइल को हम पहली वाली कॉइल के पास लाते हैं किसी भी एक वेलोसिटी से, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेट प्रोड्यूस हो रही होगी वो आपको समझ आ रही होगी कि वो कुछ यूं आएगी, जिसमें एन पोल और एस पोल कुछ यूं बनेगा। अब इस कॉइल की वजह से पहली वाली कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन कुछ लेफ्टवर्ड होगी। अब क्योंकि कॉइल पास आ रही है तो फर्स्ट वाली कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका परिमाण लगातार बढ़ेगा, और अगर ये परिमाण बढ़ता है तो लेंज के नियम के अनुसार परिमाण कम होने की ईएमएफ एक ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि इसके परिमाण को वो कम करने की कोशिश करेगा, मींस अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो अगर अब जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है इस डायरेक्शन में हम राइट हैंड का थंब ले लें और फिंगर्स को रोटेट कराएं, तो हम पाएंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो आंख की साइड से देखने पे जो आई देख रही होगी उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो इन दोनों केसेस में जो हम डिफरेंस देख पा रहे हैं वो ये है कि सेकंड वाले केस में कॉइल में, फर्स्ट कॉइल में कोई भी करंट पहले से नहीं थी। जब हम दूसरी कॉइल को उसके पास मूव करा रहे हैं तो पहली से जो संबंधित फ्लक्स है उसमें परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से एक करंट इंड्यूस हो रही है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लेकिन पहले वाले केस में फर्स्ट वाली कॉइल में ऑलरेडी एक करंट थी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। अब सेकंड के मूवमेंट की वजह से इसमें फर्स्ट कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुई है वो ओरिजिनल करंट से अपोजिट, ओरिजिनल थी क्लॉकवाइज, जो इंड्यूस हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो ओरिजिनल करंट को डिक्रीज कराएगी। तो यही दोनों में डिफरेंस है, इसमें ऑलरेडी करंट थी और इसको पास लाने पे सेकंड कॉइल को जो करंट थी वो डिक्रीज हुई है, लेकिन सेकंड वाले केस में करंट इंड्यूस हुई है। इस वजह से आपको इन दोनों में डायरेक्शन में डिफरेंस दिखाई देगा। यहां डायरेक्शन सेम रहेगी, केवल मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट यहां पे इंड्यूस हो पा रही है। अब अगर इसके कुछ और हम केसेस बनाते हैं, यहां पे फिर से एक कॉइल है, यहां पे उसके पास एक ये दूसरी कॉइल है, अब इन दोनों कॉइल्स में सेम डायरेक्शन में फिर से करंट फ्लो हो रही है पहले से ही। अब दोनों ही कॉइल्स को अगर हम मूव कराते हैं यहां पे, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और इनके जो वेलोसिटीज हैं फर्स्ट वाले की v1, सेकंड वाले की वेलोसिटी है v2। अब इन दोनों के सेंटर पे जो भी मैग्नेट क्रिएट हो रही होगी वो मैग्नेट अभी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं उनको यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं एक बार, जिसमें लेफ्ट साइड में एन पोल और इधर एस पोल आएगा। कुछ ऐसा ही सेकंड वाली के लिए भी होगा, एन और एस पोल। अब ये केस बिल्कुल सिमिलर बन गया जैसा हमने यहां पे ये पहले देखा था। ये केस और ये वाला जो केस है ये दोनों हमें सिमिलर दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट है। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें केवल एक कॉइल मूव कर रही थी, यहां पे दोनों कॉइल्स मूव कर रही हैं। तो अब सब कुछ वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगा। अगर हम v1 इक्वल टू v2 ले लेते हैं, दोनों वेलोसिटी सेम होगी तो इनके बीच की डिस्टेंस ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम v1 ग्रेटर देन v2 लेते हैं तब हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कम होता जाएगा। और यहां पे जो हमने केस पढ़ा था इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है। तो इस वाले केस में हमने पाया था कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों कॉइल्स में कम होगा, तो आप यहां पे भी यही कह सकते हो कि इस वाले केस में करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। लेकिन अगर v1 का परिमाण कम कर दिया जाए v2 से, अब आगे वाली जो कॉइल है ये ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से अब आप कह सकते हो कि जो करंट इसमें दोनों में फ्लो कर रही थी उसका परिमाण बढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसा केस होगा। हाँ, अगर फिर से एक केस हम लेते हैं जिसमें फिर से यहां पे दो कॉइल्स हैं,
इन दोनों ही कॉइल्स में सेम डायरेक्शन में हम करंट ले रहे हैं, तो फिर से इनकी जो मैग्नेट्स होंगी वो सिमिलर आ जाएंगी एग्जैक्टली। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली कॉइल को रेस्ट में रख करके सेकंड वाली कॉइल को v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो ये वाला केस आपको फर्स्ट वाले केस जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा, इस केस से एग्जैक्टली अपोजिट दिख रहा होगा। इसमें दोनों कॉइल्स के बीच का जो डिस्टेंस थी वो कम हो रही है और यहाँ पे दोनों कॉइल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। अब सबसे पहले मैं इनके सेंटर पे मैग्नेट बना देता हूं। जो सेंटर पे मैग्नेट क्रिएट होगी उनके लिए आप फिर से कह सकते हो कि एन पोल जो आएगा वो लेफ्ट साइड में दोनों ही केसेस में और राइट साइड में एस पोल होगा। अब सेकेंड वाली कॉइल की वजह से, सेकेंड कॉइल की वजह से फर्स्ट के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो फिर से लेफ्टवर्ड ही होगी। अब ये कॉइल क्योंकि दूर जा रही है, कॉइल दूर जाएगी तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो घटेगा। लेंज नियम के हिसाब से एक ऐसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि इसके परिमाण को बढ़ाया जाए। तो परिमाण बढ़ाने के लिए जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो वही सेम होगी जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है। अब जिस भी डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आई है उस डायरेक्शन में अगर हम दाएं हाथ का अंगूठा लेते हैं तो फिंगर्स को रोटेट कराने पे राइट साइड से देखने पे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिलती है। मतलब जो करंट का परिमाण है वो बढ़ेगा। पहले से इसमें जो करंट फ्लो हो रही है फर्स्ट वाली कॉइल में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इंड्यूस हो रही है सेकंड वाली कॉइल के मूवमेंट की वजह से। तो यहां पे हमें मिल पा रहा है कि इसमें करंट का जो धारा का परिमाण है वो लगातार बढ़ेगा जैसे जैसे ये कॉइल इससे दूर जाएगी। तो इन दोनों केसेस में जो अपन ने सीखा, अगर इन दोनों कॉइल्स में के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो धारा का परिमाण यहाँ पे कम हो रहा था, और यहाँ वाले केस में जब दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो धारा का जो परिमाण है वो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, ये डिपेंड करेगा इनकी डायरेक्शंस पे। अगर इनमें से एक की डायरेक्शन सेम और दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए तो ये चीजें भी चेंज हो जाएंगी। तो आपने कोई भी चीज रटनी नहीं है, एग्जैक्टली आप सारे जो मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो करते हुए ही इसको आप कंप्लीट करोगे। ओवरऑल अगर एक मैग्नेट दूसरे के पास आती है, किसी कॉइल के पास में आती है, अब वो मैग्नेट की फॉर्म में हो सकती है जैसा अपन ने यहां सीखा कि एक चुंबक कॉइल के पास में आ रही है, ये हो सकता है, या फिर एक कॉइल जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो वो भी एक चुंबक की ही तरह व्यवहार करेगी, वो किसी दूसरी कॉइल के पास है उससे दूर जा सकती है। तो अगर ये कॉइल जो दूसरी वाली मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है वो कॉइल के पास आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ता है तो लेंज लॉ के हिसाब से उसे कम कराने के लिए जिस दिशा में पहले से चुंबकीय क्षेत्र है उससे विपरीत दिशा में ही इंड्यूस होगा। और अगर कोई मैग्नेट किसी कॉइल से दूर जाती है तो कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका परिमाण कम होगा। कम हो रहा है तो लेंज नियम के हिसाब से उसे बढ़ाने की कोशिश होगी, और बढ़ाने की कोशिश में जिस दिशा में ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, पहले से चुंबकीय क्षेत्र है, उसी दिशा में इंड्यूस भी होगी। लेंज नियम के अगले अनुप्रयोग में हमने एक यहाँ पे एक कॉइल ली है, उस कॉइल के साथ एक एसी सोर्स और एक की कनेक्ट कर दी है। अब जैसे ही हम इस की को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस वाले केस में हम देख पा रहे हैं, तो इस कॉइल में किसी भी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगी किसी एक क्षण, अगले क्षण वो फिर चेंज हो जाएगी। एसी में हमें पता है दो डायरेक्शंस में हमेशा धारा प्रवाहित होती है, पर किसी भी एक क्षण पे यहाँ पे ये जितनी भी कॉइल्स होंगी सब में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी। थोड़े टाइम के बाद जैसे ही उसकी अल्टरनेट चेंज होगा तो आप कह सकते हो कि फिर से ये अपोजिट डायरेक्शन में हो चुकी होगी, लेकिन जिस भी दिशा में एक टर्न में धारा प्रवाहित हो रहेगी उसी दिशा में दूसरी में भी किसी भी क्षण हम देखेंगे जब शून्य होगी तो सबकी एक साथ जीरो होगी, सब में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। जब चेंज होगी डायरेक्शन तो सब में चेंज हो जाएगी, पर किसी भी क्षण हम देखेंगे तो इन सारे टर्न्स में धारा की दिशा हमेशा समान होगी। अब अगर दो पास पास रखी तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनमें आकर्षण का बल लगता है, ये अपन पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो इनमें सब में भी
आकर्षण का बल लगेगा, जिसकी वजह से ये सारे टर्न्स पास आने की कोशिश करेंगे। मतलब कि ये सारे टर्न्स या जो ये स्प्रिंग होगा ये सिकुड़ेगा। जैसे ही इन टर्न्स के बीच की दूरी कम होगी, लेंज का नियम बोलता है कि वे इसका अपोज करेंगे, जिसकी वजह से ये फिर से दूर जाएंगे। जब ये दूर जा रहे होंगे फिर से उस टाइम पे लेंज नियम के हिसाब से फिर से अपोज करेगा वो, फिर से वो पास आएंगे। तो आप कह सकते हो इस तरीके से ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये कंपन करेगा। मीन्स अगर हम कोई भी कॉइल लेते हैं इस टाइप की हेलिकल शेप में और इसे हम एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, तो जैसे हम की को ऑन करेंगे इस कॉइल में कंपन होने लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डीसी सोर्स हमने कनेक्ट कर रखा है तो डीसी सोर्स में क्योंकि कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी करंट की, एक कांस्टेंट करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी जैसे हम की को ऑन कर देंगे। अब इसमें जितने भी टर्न्स होंगे सब में हमेशा एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती रहेगी, जिस वजह से जैसे ही सब में सेम डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी तो सारे टर्न्स में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से आकर्षण बल लगेगा और वो पास आएंगे। मीन्स थोड़ा सा सिकुड़ने के बाद आप कह सकते हो कि ये रुक जाएंगे। तो अगर हम डीसी सोर्स लगाते हैं तो डीसी सोर्स लगने पे इसमें एक आकर्षण बल लगने की वजह से ये सारे पास आकर के सिकुड़ करके रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम एसी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में इनमें लगातार कंपन चलता है और ये लेंज के नियम का अनुप्रयोग है, ये उनमें से नहीं है। क्योंकि लेंज के नियम को यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब फ्लक्स परिवर्तित होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और डीसी सोर्स में कोई भी करंट के कांस्टेंट रहने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट वाले केस में लगातार ईएमएफ इंड्यूस होता जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे कंपन करता है। अब इससे अगले केस पे आते हैं जिसमें हमने एक ये कॉइल ली है, इस कॉइल के ऊपर से हम एक मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हैं। तो गुरुत्व की वजह से ये चुंबक नीचे की तरफ गति करेगी, किसी भी क्षण वो v वेग से चल रही है ऐसा अपन ने मान लिया है। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ तो इसमें एफ जी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आएगी, तो इस मैग्नेट पे गुरुत्व बल नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मतलब इस कॉइल की तरफ को गति करेगी। अब जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आएगी, ये हम पहले सीख चुके हैं कि इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा, तो कम करने के लिए लेंज के नियम के हिसाब से किसी एक डायरेक्शन में यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कॉइल में एक करंट प्रवाहित होने लग जाएगी। और उस करंट की डायरेक्शन जो आएगी वो कुछ यूं होगी कि आप यूं कह सकते हो कि अब यहाँ पे जो मैग्नेट बनेगी उस मैग्नेट के लिए जो क्रिएट होगी यहाँ पे मैग्नेट, उस मैग्नेट के लिए एन पोल ऊपर की तरफ होगा, ऊपर आएगा एन पोल और नीचे की तरफ एस पोल आएगा। तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एन पोल पास पास हो करके एक दूसरे को रिपल कर पाएंगे, या फिर जैसे राइट हैंड थंब रूल से हमने सीखा था मुझसे भी देख सकते हैं। इस मैग्नेट की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और क्योंकि मैग्नेट पास आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगातार बढ़ेगी। लेंज नियम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए जिस डायरेक्शन में पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उससे अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आती है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की वजह से जनरेट होगी उसमें एन पोल ऊपर की तरफ और एस पोल नीचे की तरफ होगा। अब ये दोनों एन आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मीन्स इस मैग्नेट पे जो चुंबकीय बल है वो ऊपर की तरफ लगने लग जाएगा। शुरुआत में एफ जी एम जी के बराबर होगा, जो हमेशा एम जी के बराबर ही बना रहेगा क्योंकि एम और जी यहाँ पे दोनों नियत हैं। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में जिस क्षण हमने इस मैग्नेट को गिराया है उस क्षण एफ बी का मान 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे ये मैग्नेट पास आती जाएगी इस कॉइल के वैसे वैसे एफ बी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो एफ नेट इस पे लगेगा वो आप कह सकते हो एफ जी माइनस एफ बी होगा, जिसमें से एफ बी का मान नियत है लेकिन एफ बी लगातार बढ़ता जाएगा
तो एफ नेट लगातार घटता चला जाएगा। तो आप यूं भी कह सकते हो कि ए का जो मान होगा मीन्स त्वरण जो इस चुंबक के पे लगेगा वो लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो त्वरण होगा वो जी के बराबर होगा। शुरुआत में जैसे हम ड्रॉप करेंगे उसी क्षण चुंबक गुरुत्वीय त्वरण जी से जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उससे गिरना आरंभ करेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती जाएगी वैसे वैसे इस पे त्वरण कम होता चला जाएगा। अब अगर ये मैग्नेट क्रॉस कर चुकी है, अब ये दूसरी वाली पोजीशन मतलब इधर आ चुकी है। पहले अपन ने केस देखा जब इस कॉइल से ऊपर थी मैग्नेट, जब तक उसकी तरफ को मूव कर रही थी तब तक ये स्थितियां आएंगी, और जैसे ही इसको क्रॉस कर जाएगी अब नीचे वाली साइड में आ चुकी होगी। अब अगर हम फिर से देखें इसमें, अब जो मैग्नेट इस कॉइल पे जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन पहले से अपोजिट बन चुकी होगी। मीन्स इधर बॉटम वाली साइड में एन पोल आएगा और इधर एस पोल आएगा। फिर से आप देख सकते हो कि अब ये मैग्नेट दूर जा रही है, तो अगर चुंबक इससे दूर जाती है इस कॉइल से, देन इसके केंद्र पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो हम समझ पा रहे हैं कि इस मैग्नेट की वजह से नीचे की तरफ को ही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये चुंबक दूर जाती जाएगी वैसे वैसे इसके केंद्र पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती जाएगी, उसका परिमाण कम होता जाएगा। और लेंज का नियम कहता है कि अगर कम हो रहा है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और बढ़ाने के लिए उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो नीचे की तरफ को चुंबकीय क्षेत्र डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही यहाँ पे एन पोल आएगा। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पहले थी यहाँ पे उससे अब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब यूं भी कह सकते हो कि ये एन पोल और ये एस पोल दोनों आपस में आकर्षण बल लगाएंगे और इस मैग्नेट को दूर ले जाने से रोकेंगे। अब डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ये मैग्नेट ऊपर की तरफ थी तो एन और एन पोल पास में जनरेट होंगे, तभी रिपल्शन लगेगा, तभी पास आने से ये कॉइल मैग्नेट को रोक पाएगी। और जब ये मैग्नेट नीचे की साइड में आ चुकी होगी तो यहाँ पास में एस पोल है, तो सीधी सी बात है जो यहाँ मैग्नेट जनरेट होगी वो विपरीत पोल होगा, तभी दोनों आकर्षण बल लगा करके और इस मैग्नेट को दूर जाने से रोक पाएगी ये कॉइल। तो ये तो अपन ने डायरेक्शन देख ली कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन दोनों केसेस में विपरीत होगी जब मैग्नेट कॉइल की तरफ को मूव कर रही है और जब उससे क्रॉस करने के बाद उससे दूर की तरफ को जा रही है। अब अगर इसका हम सेकंड वाली पोजीशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फिर से एफ बी ऊपर की तरफ है और एफ जी नीचे की तरफ ही होगा। एफ नेट का मान फिर से यहाँ पे एफ जी माइनस एफ बी आएगा, और जैसे जैसे ये मैग्नेट दूर जाती जाएगी वैसे वैसे एफ बी का मान अब कम होता जाएगा। एफ जी फिर से नियत है, और एफ बी के कम होने की वजह से चुंबक पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा। और आप यूं भी कह सकते हो कि चुंबक पे लगने वाला त्वरण जो होगा वो भी बढ़ेगा। मीन्स जब तक ये चुंबक पास आ रही होगी इस कॉइल के तब तक कुल बल चुंबक पे लगने वाला या फिर त्वरण कम होता जाएगा, मिनिमम होगा जब इसको क्रॉस कर रही होगी, और जैसे ही क्रॉस कर जाएगी क्रॉस करने के बाद फिर से त्वरण बढ़ने लग जाएगा। इसी के साथ अपन ने दूसरा एक केस बनाया है जिसमें फिर से ऐसी ही एक कॉइल ली है, लेकिन डिफरेंस केवल इतना है कि ये कॉइल क्लोज थी और यहाँ पे जो हमने कॉइल ली है ये यहाँ से ओपन है। तो अब जब भी ये मैग्नेट इसकी तरफ को आएगी तो इस कॉइल में यहाँ पे जो हमने कॉइल रखी है इसमें विद्युत वाहक बल तो प्रेरित होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन सर्किट के क्लोज न होने की वजह से इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, इसमें धारा जीरो होगी, जबकि इसमें करंट इंड्यूस हो रही थी क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ के साथ साथ ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से करंट भी फ्लो की थी इस कॉइल में, जिसकी वजह से यहाँ पे एफ बी जनरेट हुआ था, जो चुंबकीय बल था वो बन रहा था। इसमें क्योंकि धारा नहीं होगी तो इसकी वजह से कोई चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे नहीं आएगा, जिसकी वजह से इस पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में आप कह सकते हो कि त्वरण ए बराबर हमेशा जी ही रहेगा। मीन्स फ्री फॉल की तरह ही ये चुंबक यहाँ से गिरती चली जाएगी। लेकिन फर्स्ट वाले केस में जैसे जैसे चुंबक कॉइल के पास आती जा रही थी वैसे वैसे पहले त्वरण घटेगा
जिस टाइम पे चुंबक कॉइल को क्रॉस कर रही होगी उस क्षण न्यूनतम होगा, और जैसे जैसे चुंबक दूर जाती जाएगी कॉइल से वैसे वैसे फिर से ए का मान बढ़ता जाएगा, और जब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे पहुंच चुकी होगी, बहुत दूर जा चुकी होगी, तब आप कह सकते हो कि एफ बी लगभग शून्य हो चुका होगा, और अब जो कुल बल है वो एफ जी के बराबर हो चुका होगा, जिससे कुल त्वरण अब फिर से जी के समान हो जाएगा। लेंज नियम के अनुप्रयोग में अपन अगले केस पे आते हैं। इसमें एक ऊर्ध्वाधर दिशा में एक लॉन्ग स्प्रिंग रखा है, कंडक्टिंग है ये, इसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। इस ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग के ऊपर से हम एक चुंबक को गिराते हैं तो ये इसमें से पार करते हुए इधर निकल जाएगी। अब हमें देखना है कि इसमें कैसे कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पहले जब ये चुंबक इससे ऊपर है तो उस स्थिति में एफ जी नीचे की तरफ लगेगा। इस एफ जी की वजह से ये चुंबक नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगी, तो ये चुंबक स्प्रिंग की तरफ को आएगी, जिससे कि चुंबक की वजह से इस स्प्रिंग पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका परिमाण बढ़ेगा। और लेंज का नियम कहता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ रहा है तो ईएमएफ एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो अपोज करे, मतलब इसको कम कराने की कोशिश करे। तो इसमें इस वाली कॉइल में ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होगा कि ऊपर वाला जो सिरा है वो एन और नीचे वाले सिरे एस की तरह बिहेव करेगा। अब ये एन और एन जो होंगे ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, जिसकी वजह से इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसके चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पे चुंबक पे जो चुंबकीय बल लगेगा उसकी दिशा ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो एफ बी ऊपर की तरफ लगेगा और एफ जी नीचे की तरफ था। एफ जी बराबर एम जी जो कि एक नियत मान है, लेकिन जैसे जैसे ये चुंबक इस कॉइल के पास आती जाएगी वैसे वैसे एफ बी का मान बढ़ता चला जाएगा। तो जो ए होगा यहाँ पे, ए का फॉर्मूला हम यहाँ पे कह सकते हैं एफ जी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई एम, जिसमें एम इस चुंबक का द्रव्यमान है। तो यहाँ से एफ जी और एम नियत है, लेकिन एफ भी लगातार बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से त्वरण का परिमाण लगातार कम होता चला जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद ये इसके अंदर एंटर कर चुकी होगी, यहाँ से कॉइल इसके अंदर एंटर करेगी। तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो अपन बाद में सीखते हैं। अब नीचे वाली साइड में आ जा रहे हैं। जब इधर वाली साइड में कॉइल आपकी चुंबक होगी तब भी एफ जी नीचे की तरफ लगेगा, और अब ये मैग्नेट दूर जा रही है, दूर जा रही होगी तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कम होगा। अगर परिमाण कम हो रहा है तो लेंज नियम के हिसाब से ईएमएफ एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उसे बढ़ाने के लिए अब इधर साइड में एन पोल और इधर साइड में एस पोल जनरेट हो जाएगा। अब एन और ये एस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिससे अब चुंबकीय बल फिर से ऊपर की तरफ को लगेगा। बस डिफरेंस इतना है कि इस वाली स्थिति में आकर्षण आएगा और यहाँ पे ये प्रतिकर्षण का बल था, लेकिन ओवरऑल दोनों बार एफ बी की दिशा ऊपर की तरफ होगी। और जैसे जैसे ये मैग्नेट चुंबक इससे दूर जाती जाएगी वैसे वैसे एफ बी का जो परिमाण है वो कम होता जाएगा। एफ जी एक नियत परिमाण का बल है, तो यहाँ पे फिर से जो ए आएगा इस पे वो एफ जी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई एम होगा। अब एफ जी नियत है और एफ बी का परिमाण लगातार बढ़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, जिसकी वजह से ए का मान जो त्वरण होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा। अब मिड वाली स्थिति में आते हैं। जब जैसे ही मैग्नेट इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगी, तो शुरुआत में सपोज इस जगह पे है, तो आप कह सकते हो ये कि ये बाकी के सारे टर्न अभी उससे आगे होंगे। तो जब पहली वाली स्थिति में मैग्नेट है तो ये सारे टर्न्स इससे आगे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जब मैग्नेट यहां पे आ चुकी है तो ये सारे टर्न्स इससे पीछे हैं। मतलब जो मैग्नेट से आगे वाली साइड में टर्न्स होंगे उनमें अपर साइड में एन और नीचे की साइड में एस पोल क्रिएट हो रहा है, और जो इस मैग्नेट से पीछे टर्न्स हैं उनमें ऊपर की साइड में एस और नीचे की साइड में एन पोल जनरेट हो रहा है। या इसको ये भी कह सकते हैं जिन टर्न्स की तरफ को मैग्नेट जा रही है उनमें ऊपर की तरफ एन, और जिनसे दूर जा रही होगी उनमें ऊपर की तरफ एस पोल जनरेट होगा। मतलब अगर जैसे इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगी, कुछ देर के बाद सपोज एक ये पोजीशन हम ले रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेट है, तो इससे ऊपर वाले ये जो टर्न होंगे इतने, इनके लिए आप कह सकते हो कि इनसे चुंबक दूर जा रही है, और जो इधर वाले टर्न्स होंगे
इनके पास आ रही है, तो इन वाले टर्न्स की वजह से ऊपर साइड में n और नीचे साइड में s पोल जनरेट होगा, जबकि इन वाले टर्न्स की वजह से ऊपर साइड में s और नीचे साइड में n जनरेट होगा। मतलब दोनों जो पीछे के टर्न्स होंगे और जो आगे के टर्न्स होंगे, उन दोनों में ईएमएफ की दिशा एक दूसरे से विपरीत होगी। तो इस कॉइल के अंदर जो कुल ईएमएफ आएगा वो उन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम इसे एक लॉन्ग कॉइल की तरफ ले रहे हैं, बहुत बड़ी कॉइल्स है, तो शुरुआत में कुछ देर तक जब एंटर हो रही होगी तब आप यूं कह सकते हो कि इसमें पीछे वाले टर्न्स की संख्या कम और आगे वालों की ज़्यादा होगी, तो डोमिनेट आगे वाले करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो इन आगे वाले टर्न्स की वजह से होगा, मीन्स जिसमें नेट ईएमएफ में एन पोल ऊपर की तरफ और एस पोल नीचे की तरफ जनरेट होगा। लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों साइड में पोल आपके टर्न्स लगभग बराबर हो चुके होंगे, क्योंकि इसकी लेंथ इनफाइनाइट, बहुत बड़ी लेंथ के लिए अपन लेके चल रहे हैं। तो आप जब बीच में कहीं एक ऐसी स्थिति में आ चुकी होगी तब आप कह सकते हैं ऊपर के टर्न्स और नीचे के टर्न्स की संख्या में कोई डिफरेंस खास नहीं होगा, तब आप कह सकते हो कि ये दोनों अपोजिट होने की वजह से जो ईएमएफ होगा वो जीरो हो जाएगा। कुछ समय के लिए वो ईएमएफ जीरो रहेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन फिर से जब निचले सिरे के पास में मैग्नेट पहुंच चुकी होगी तो फिर एक स्थिति आएगी कि आगे वाले जो टर्न्स होंगे वो कम और पीछे वाले टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे, तब बैक साइड वाले टर्न्स डोमिनेट करेंगे और अब एस ऊपर वाली साइड में और एन नीचे के साइड में जनरेट होगा। अब इसको मैं अगर एज अ होल ओवरऑल एक साथ बोलता हूँ, जब हम मैग्नेट को यहाँ पे गिराएंगे तो जैसे जैसे चुंबक इसके पास आती जाएगी वैसे वैसे एफ बी का परिमाण बढ़ता जाएगा और ए का मान कम होता चला जाएगा। कुछ देर तक इसके अंदर एंटर करने पे भी ऐसा ही होगा और इसमें एक ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। जब तक चुंबक इससे बाहर थी तब तक ऊपर की साइड में एन पोल और नीचे की साइड में एस पोल जनरेट हो रहा है। जितने भी टर्न्स हैं सबके लिए, तो सारे टर्न्स के योग के बराबर ईएमएफ इसमें जनरेट हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर एंटर करती जाएगी तो जो पीछे वाले टर्न्स होंगे उनकी वजह से, माइनस होने की वजह से ईएमएफ कम होता चला जाएगा और मिड में एक ऐसी पोजीशन आएगी जब आप कह सकते हो कि बैक साइड वाले और उससे आगे वाले टर्न्स की संख्या लगभग बराबर हो चुकी होगी, तब इसमें ईएमएफ जीरो हो चुका होगा। फिर जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे कुछ टाइम के लिए तो पहले ईएमएफ जीरो बना रहेगा, फिर जब दूसरे सिरे के पास में पहुंचेंगे तो पीछे वालों की संख्या ज़्यादा और आगे वालों की कम होने लग जाएगी, फिर ईएमएफ की दिशा पहले की तुलना में विपरीत हो जाएगी और लास्ट में फिर जैसे जैसे ये चुंबक इससे बाहर निकलने के बाद दूर जाती जाएगी, एफ बी का परिमाण कम होता चला जाएगा और इस चुंबक पे लगने वाला त्वरण बढ़ता चला जाएगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो जो मैंने यहां बोला मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। शुरुआत में जब मैग्नेट आउटसाइड में है तो ऊपर वाली साइड में एन और नीचे वाली साइड में एस पोल जनरेट हुआ है, तो किसी एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, जो ऊपर से देखने पे आपको, अगर ऊपर मैग्नेट की साइड से देखेंगे तो आपको वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आएगा। उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके पास आती जाएगी ईएमएफ बढ़ता चला जाएगा, एक पोजीशन पे आकर के ये मैक्सिमम होगा। अब जैसे ही ये मैग्नेट इसके अंदर आना स्टार्ट होगी तो कुछ ऐसे भी टर्न्स होंगे जिनकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में ईएमएफ आने की वजह से उस ईएमएफ का परिमाण कम होने लग जाएगा। अब धीमे धीमे ईएमएफ कम होता चला जाएगा और मिड में एक ऐसी रेंज आएगी जिसमें ये जीरो हो जाएगा। तो कुछ डिस्टेंस तक, क्योंकि हमने यहाँ पे इस स्प्रिंग की लंबाई जो है वो बहुत लॉन्ग ली है, तो काफ़ी डिस्टेंस के लिए नेट ईएमएफ जीरो रहेगा। फिर जब ये दूसरे सिरे के पास में पहुंचने लग जाएगी तो पहले से विपरीत दिशा में ईएमएफ आएगा। अब ऊपर की साइड से देखने पे पिछली बार में जब ये मैग्नेट इससे बाहर थी तब एंटी क्लॉकवाइज था और अब ऊपर से देखने पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो चुका होगा ईएमएफ। तो पहले से विपरीत दिशा में आ जाएगा, बढ़ता जाएगा ये ईएमएफ। जब बाहर निकल चुकी होगी मैग्नेट तो ये मैक्सिमम होगा। फिर जैसे जैसे चुंबक दूर चलती जाएगी वैसे वैसे फिर से ईएमएफ कम होता चला जाएगा और एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के बाद ये ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो ये था अगर किसी एक वर्टिकल स्प्रिंग के ऊपर से हम एक चुंबक को ड्रॉप कराते हैं, उसे गिराते हैं, तो हमें कुछ ऐसा ईएमएफ इसमें
इंड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। शुरुआत में किसी एक डायरेक्शन में जब चुंबक बाहर है, जैसे जैसे चुंबक पास आती जाएगी ईएमएफ का परिमाण बढ़ेगा। जब चुंबक एंटर करना स्टार्ट करेगी तो घटने लग जाएगा। मिड में एक रेंज आएगी जिसके बीच में जीरो रहेगा ईएमएफ। फिर जैसे ही सिरे के दूसरे सिरे के पास आते जाएगी मैग्नेट, फिर से ईएमएफ दूसरी दिशा में बढ़ता जाएगा। जब बाहर निकलेगी उस क्षण मैक्सिमम होगा और फिर जैसे जैसे दूर जाती जाएगी वैसे वैसे ये कम होता चला जाएगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। अगला इसी में जो केस देख रहे हैं उसमें अब हमने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे एक कॉइल ली है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, एक ये मैग्नेट है, इसको यहाँ पे यूं ऑसिलेट करा रहे हैं, इन एंड आउट हो रहा है। तो ये चुंबक यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, यूं ऑसिलेट हो रहा है, दोलन कर रहा है इस तरीके से इन दोनों स्थितियों के बीच में। इसके लिए भी मैंने सिमिलर, क्योंकि कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब मैं जो ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इनिशियल पोजीशन, मैं इसको 1 पोजीशन ले रहा हूँ, यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, या सिंपल से इसको t इक्वल टू 0 पोजीशन ले रहा हूँ। तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे मैग्नेट है और सपोज ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आप कह सकते हो कि इसके दोनों साइड में फेरों की संख्या बराबर होने की वजह से दोनों साइड में सेम अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो नेट ईएमएफ 0 होगा। तो शुरुआत में 0 रहेगा कुछ टाइम के लिए, फिर ये मैग्नेट जैसे जैसे इधर पास आती जाएगी, इधर वाले फेरों की संख्या कम और इधर वालों की ज़्यादा होती चली जाएगी, जिसकी वजह से किसी एक डायरेक्शन में ईएमएफ आएगा, उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, जो बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा, यहाँ पे जाकर के ये मैक्सिमम होगा। अब जैसे जैसे मैग्नेट यहाँ से इससे दूर जाती जाएगी वैसे वैसे ये ईएमएफ कम होता चला जाएगा, और जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुकी होगी उस क्षण इसका वेग 0 हो चुका होगा। तो जैसे ही वेग 0 होगा इससे रिलेटेड फ्लक्स में चेंज होना रुक जाएगा, उस क्षण ईएमएफ यहाँ पे 0 होगा। लेकिन ये चुंबक अपनी एक्सट्रीम स्थिति पे केवल एक क्षण के लिए रुकेगी, फिर वापस आने लग जाएगी। तो जैसे ही वापस आना स्टार्ट करेगी अब पहले से विपरीत दिशा में ईएमएफ बढ़ने लग जाएगा। तो एक बार मैं दोनों स्थितियां बना देता हूं यहाँ पे। जब ये चुंबक इससे दूर जा रही थी तो क्योंकि S पोल दूर जा रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे N पोल जनरेट होगा, क्योंकि N और S अट्रैक्ट करके ही दूर जाने से रोकेगा, लेंज लॉ यही कहता है। अब जब यही चुंबक पास आ रही होगी तो यहाँ पे S पोल जनरेट होगा, क्योंकि S और S रिपल करके उस चुंबक को पास आने से रोक रहे होंगे। तो जिस भी दिशा में पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ था अब उससे विपरीत दिशा में होगा। जैसे जैसे ये चुंबक इसके पास आती जाएगी वैसे वैसे ईएमएफ बढ़ता चला जाएगा। जब एंटर करना स्टार्ट करेगी वहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा। फिर जैसे जैसे मैग्नेट इसमें आती जाएगी वैसे वैसे जो पीछे के टर्न्स होंगे उनमें अलग डायरेक्शन में और आगे के टर्न्स में अलग डायरेक्शन में ईएमएफ होगा, जिसकी वजह से कुछ ईएमएफ नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और वो कम होता जाएगा कुल ईएमएफ, और मिड में आने के बाद ये ईएमएफ फिर से 0 हो जाएगा। तो कुछ डिस्टेंस के लिए फिर से ईएमएफ 0 बना रहेगा जब इसके मिड के आसपास मैग्नेट मूव करेगी। फिर जैसे ही अब दूसरे वाले राइट साइड के पास में आती जाएगी वैसे वैसे फिर से इसमें ईएमएफ बढ़ता जाएगा। जब इससे बाहर निकलेगी उस क्षण ईएमएफ मैक्सिमम होगा। जब फिर इससे दूर जाने लग जाएगी तो ईएमएफ फिर से कम होने लग जाएगा। अब जिस क्षण मैग्नेट इससे दूर जा रही होगी, अब N पोल इससे दूर जा रहा है तो इसका मतलब यहां पे S पोल जनरेट होगा और S पोल ही या N को अट्रैक्ट करके आकर्षित करके दूर जाने से रोकेगा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि पहले जब दूर जा रही थी ये मैग्नेट तब इधर N जनरेट हुआ था, और जब यहां से मैग्नेट दूर जा रही है तो S जनरेट हो रहा है। तो ये सिमिलर पोल्स हो गए, N और S के साथ ये सिमिलर पोल्स हो जाएंगे। तो जब दूर जाते टाइम हमने यहाँ पे पॉजिटिव ईएमएफ लिया था तो इसमें भी जब दूर जा रही होगी तो फिर से ये पॉजिटिव साइड का ही ईएमएफ आएगा। फिर जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुकी होगी चरम स्थिति में, वहां पे ईएमएफ 0 हो चुका होगा। फिर जब ये वापस आना स्टार्ट करेगी तो जैसे ही वापस आना स्टार्ट करेगी अब N पोल को पास आने से N पोल रोकेगा। तो यहाँ N पोल, तो ये N और ये S जो दूसरी वाली स्थिति थी वो सेम थी। मीन्स चाहे किसी भी चरम स्थिति पे ये मैग्नेट है, दोनों में से चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, जब ये दूर की तरफ को जा रही है उस कंडीशन में इधर N और इधर S जनरेट हो रहा है, और जब ये चुंबक पास आ रही है दोनों में से किसी भी स्थिति में तब लेफ्ट साइड में साउथ पोल और राइट साइड में नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, और उसी के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ भी बन रहा है। अब अगर अपन
एक तीसरी सिचुएशन में आते हैं। यहां पे हमने कॉपर का बना हुआ एक लॉन्ग पाइप लिया है, इसके ऊपर से हम एक चुंबक को ड्रॉप करते हैं तो सेम कहानी है, फिर से एफ बी ऊपर की तरफ और एफ जी नीचे की तरफ लगेगा, और जैसे जैसे ये चुंबक इसके पास आती जाएगी वैसे वैसे एफ बी का जो मान है वो कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से इस पे लगने वाला ए भी कम होता जाएगा। ये चीज एग्जैक्टली सिमिलर है जो अपन ने यहां पे पिछले वाले केस में पढ़ी थी। डिफरेंस केवल इतना है क्योंकि अब ये कॉपर पाइप है, ये स्प्रिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत छोटी छोटी इस तरीके से बहुत सारी रिंग से मिलकर के बना है, और हर रिंग में करंट की डायरेक्शन दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो अब अगर किसी क्षण ये चुंबक यहां पे है तो इसके पीछे वाले टर्न्स और आगे वाले टर्न्स की करंट सेम नहीं होगी, जिस वजह से अब इसमें हम नहीं कह सकते कि एक साइड के टर्न्स की वजह से पॉजिटिव और दूसरी साइड की वजह से नेगेटिव ईएमएफ आएगा। अब हर जगह सिमिलर डायरेक्शन में ही होगा। अब हमेशा चाहे वो मैग्नेट इससे बाहर है इस कॉपर के पाइप से, चाहे इसके अंदर है और चाहे इधर नीचे वाली साइड में है, हर स्थिति में एफ बी ऊपर की तरफ ही लगेगा, और जब ये इसके इन साइड में होगा तब एफ बी का परिमाण मैक्सिमम होगा जो एफ जी के बराबर होगा, जिसकी वजह से जितनी देर के लिए ये चुंबक इसके अंदर रहेगी उतने टाइम के लिए इसमें त्वरण जीरो हो चुका होगा, क्योंकि एफ जी के बराबर हो चुका होगा जो भी इस पे चुंबकीय बल लगेगा। लेकिन जैसे ही ये बाहर आएगी फिर से इस पे एफ बी का मान कम होने लग जाएगा और त्वरण बढ़ने लग जाएगा। तो अगर हम किसी कॉपर के पाइप के ऊपर, जो ऊर्ध्वाधर रखा है कॉपर का पाइप, उसके ऊपर से हम किसी चुंबक को ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो पहले त्वरण घटेगा, जितनी देर के लिए उसके इन साइड में मूव करेगा, अगर ये लॉन्ग पाइप है तो इन साइड में त्वरण का मान जीरो होगा और जो वेग होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा जो टर्मिनल वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगा। और जैसे ही ये चुंबक बाहर निकलेगी इससे, अब फिर से त्वरण का मान बढ़ने लग जाएगा और ए का मान फिर से जी के बराबर हो जाएगा जब इन्फिनिट पे पहुंचेगी। तो ए बराबर जी होगा, जिस क्षण हम इसको गिराएंगे उसी क्षण अगले ही क्षण ए कम होने लग जाएगा। इन साइड में जब तक इसके चुंबक गति करेगी तब तक के लिए ए का परिमाण जीरो होगा, और बाहर निकलने के बाद ए फिर से बढ़ने लग जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने के बाद ए का मान फिर से जी के बराबर हो जाएगा।